सीएम पुष्कर सिंह धामी का निकाय चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। नैनीताल में सीएम धामी ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया और राम सेवक सभा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने लोगों से बीजेपी के लिए वोट की अपील की और कहा, ट्रिपल इंजन की सरकार में 3 गुना तेजी से विकास होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के विकास के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। निकायों में भी भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास 3 गुना तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। अनेक कार्य जिनके बारे में अभी आदरणीय सांसद जी ने यहां से बताया, आदरणीय विधायक जी ने बताया, हमारे सभी नेता लोगों ने जो आपके सामने बात रखी है, वो सब काम तेजी से आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग और मार्गदर्शन से हमारी उत्तराखंड की सरकार, जिसको आप सब लोगों ने चुना है, आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है, विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। नैनीताल के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर और हल्द्वानी में रोड शो किया। यहां पर दोनों जगह पर रोड शो में भारी भीड़ नजर आई। रोड शो के दौरान जगह जगह पर लोगों ने सीएम धामी का स्वागत भी किया। रुद्रपुर में मुख्यमंत्री धामी ने बीजेपी प्रत्याशी विकास शर्मा के लिए वोट देने की अपील की। गल्ला मंडी से शुरू हुआ सीएम धामी का रोड शो शहर की मुख्य सड़कों से होकर गुजरा। सीएम धामी ने कहा कि आप हमें जीत की गारंटी दीजिए और हम आपको रुद्रपुर के विकास की गारंटी देते हैं। वहीं हल्द्वानी में बीजेपी के उम्मीदवार गजराज बिष्ट के समर्थन में मुख्यमंत्री ने रोड शो निकाला। पूरे शहर में रोड शो चला और इस दौरान भारी भीड़ नजर आई। सीएम धामी ने भारी मतों से गजराज बिष्ट को जिताने की अपील की और कहा, हल्द्वानी के विकास की गारंटी उनकी है। कांग्रेस ने भी प्रचार के आखिरी चरण में ताकत झोंक दी है। बड़े नेता जगह जगह पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हरिद्वार से मेयर पद के प्रत्याशी अमरेश देवी बालियान के पक्ष में कांग्रेस ने विशाल रैली निकाली। रैली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और सोनीपत से कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी समेत तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। करण माहरा ने आरोप लगाया कि कॉरिडोर बनाकर बीजेपी हरिद्वार के पौराणिक स्वरूप को बिगाड़ना चाहती है। वहीं मेडिकल कॉलेज को पूंजीपतियों के हाथ में देने का भी आरोप लगाया गया। हरिद्वार के लिए कॉरिडोर एक बड़ा मुद्दा है। हजारों लोग बेघर और बिजनेस के हो जाएंगे, लोगों के बिजनेस खत्म होंगे और यहाँ की पौराणिकता, यहाँ की संस्कृति जो है वो खत्म हो गया। हम नहीं चाहते कि बनारस की तर्ज पे या अयोध्या की तर्ज पे यहाँ नुकसान किया जाए। 100 सीट यहाँ पर हैं, उनका भविष्य क्या करेगा, वो यहाँ पढ़ेंगे या कहाँ पढ़ेंगे, कुछ सोच लेना चाहिए। जो सरकारी फीस पर यहाँ पर भर्ती किए गए थे, क्या प्राइवेट वाला इनको मान्यता देगा या प्राइवेट वाला कराएगा? और बहुत इसमें बड़ा घपला है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर नगर निकाय चुनाव के प्रचार को अब अंतिम दौर मिल चुका है। अंतिम दौर में पहुंच गया है प्रचार और इसी कड़ी में गुरुवार को उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने ऋषिकेश के IDPL ग्राउंड में निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर के समर्थन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पर्वतीय मूल के ऋषिकेश निवासी शामिल हुए। गौरतलब है कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व ऋषिकेश नगर निगम में कांग्रेस से दीपक जाटव और बीजेपी से शंभू पासवान के मुकाबले सामाजिक संगठनों ने दिनेश चंद्र उर्फ मास्टर जी को चुनावी समर में उतारा है। पौड़ी से अगली खबर के, जहां पर चुनाव में प्रत्याशी वोटरों तक पहुंचने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी सुषमा रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में बीजेपी प्रत्याशी और उनके समर्थक एक कच्चे रास्ते से उतर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं इस तरह के रास्ते अभी भी हैं, जहां पर पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ता है। सुषमा रावत को बमुश्किल कच्चे रास्ते से उतारा गया। शहर के सटीक समीकरण में आज बात होने जा रही है रुड़की नगर निगम की। यहां पर मेयर की रेस में 10 महिला प्रत्याशी हैं और सभी चुनाव में जीत के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। तो रुड़की में जनता की जरूरतें क्या हैं, शहर का समीकरण क्या कहता है, इस रिपोर्ट में देखिए।
शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाने वाला रुड़की 2013 में नगर निगम बना और तीसरी बार यहाँ की जनता मेयर चुनने जा रही है। रुड़की की जनसंख्या 2,73,000 से ज्यादा है, जिसमें हिंदू 61%, मुसलमान 28%, सिख 8%, जैन 2.7% और ईसाई 0.3% हैं। यहाँ 1,52,940 मतदाता हैं, जिसमें 73,838 महिला वोटर हैं, जबकि 78,644 पुरुष मतदाता हैं। महिला के लिए रिजर्व रुड़की नगर निगम में मेयर पद के लिए बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय समेत 10 महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। बहुत ही मतलब समस्या है। सड़कों पे बिल्कुल गंदगी मच रखी है, बुरा हाल हो रखा है, पानी के सीवर फैल रखे हैं और गड्ढे भरे पड़े हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि मुझे मौका दीजिए, मैं ये सब चीज़ समस्याएं दूर करूँगी। तो सब समस्याएं लिख रहे हैं, हम लोग नोट कर रहे हैं। बाकी ये काम हो जाए मेरा पहले, फिर मैं बाद में देखूंगी नहीं सब चीज़। तो शहर ਲਈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਲਦਾ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਇਕਲੌਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਾ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਸਕਣ। कार्य बहुत करने वाले हैं, बस करने का मैंने मौका मिले तो मैं सारे कार्य करूँगी। समस्याएं तो बहुत देखने को मिल रही हैं। गलियों में इतना गंद हो रखा है, गलियां सारी टूटी पड़ी हैं, नालियां सब गंदी हो रखी हैं। इतनी गंदगी हो रही है शहर में, सारी गंदगी साफ करवानी है। पहले भी मेयर साहब के कार्यकाल में तो कितना साफ सुथरा शहर था और हमें वो ही नंबर 1 पे ये शहर बनाना है। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी जनता के बीच जाकर जनता से विकास के वादे कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय जनता भी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से लेकर सड़क, नाली, पानी, पार्किंग, साफ सफाई जैसे मुद्दों पर मुखर है और उनका कहना है कि जो प्रत्याशी समस्याओं को निपटाने का वादा करेगा उसके हक में यहाँ की जनता फैसला करेगी। हमारी हेल्प कर सके, हमारे टूटे हुई सड़कें ठीक कर सके। हमारे नालों के ऊपर से बिल्कुल ही हट चुका है सीमेंट वगैरह, सड़कें वगैरह, लोग गिर जाते हैं उनमें। हमें ऐसा मेयर चाहिए जो इस शहर का विकास कर सके। विकास इन द सेंस कि आप सबसे पहले जो बेसिक एमिनिटीज़ है शहर की, साफ़ सफाई, जो गंदगी और सड़कों की जो हालत हो रखी है शहर में, दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट। सबसे बुरा हालत इस समय वही है शहर की, और वो हमें जल्द से जल्द उसका निवारण चाहिए। ऐसा चेयरमैन हो जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ हो, हमारे आवाज़ को सुने। हमारी कोई परेशानी है नगर पालिका की तरफ से या कहीं से भी, तो वो हमारी हेल्प करे। अब देखने वाली बात ये होगी कि 23 जनवरी को मतदान के बाद 25 जनवरी को जब मतगणना होगी तो रुड़की को कौन सी महिला मेयर मिलती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस बार भी मुकाबला दिलचस्प जरूर बना हुआ है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशियों ने पार्टियों की नींद उड़ा रखी है। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी महीने लागू होने की संभावना है। यूसीसी को लेकर चल रही ट्रेनिंग 18 जनवरी को खत्म हो जाएगी और इसके साथ ही शुरू हो जाएगा यूसीसी का काउंटडाउन। सीएम पुष्कर सिंह धामी 26 जनवरी को इसे लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। देखिए। बहुप्रतीक्षित यूनिफॉर्म सिविल कोड का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यूसीसी लागू करने की राह में जो आखिरी बाधा थी वो थी अधिकारियों को ब्लॉक लेवल पर दी जाने वाली ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग भी 18 जनवरी को कंप्लीट होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा कर सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ऐसे संकेत दिए हैं। बुधवार को बीजेपी ऑफिस में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा था कि जनवरी के इस महीने में 3 बड़े काम होने जा रहे हैं। पहला 25 जनवरी को निकाय चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद यूसीसी लागू होगा और तीसरा 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा। यानी गणतंत्र दिवस ही वो मौका हो सकता है जब यूसीसी की घोषणा होगी। पहला शुभ काम 25 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा शुभ काम समान नागरिक संहिता, देश के अंदर देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को ये गौरव प्राप्त होगा कि देश की आजादी के बाद जो देश की प्रतीक्षा थी
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, संविधान बना रहे थे, जो अनुच्छेद 44 में वो प्रावधान करके गए कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, वो सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है। उसकी गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है दूसरी। यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलाव होगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है। यूसीसी के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल होगा जिसे आप अपने मोबाइल में भी यूज कर पाएंगे। यूसीसी के बाद शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरकर ब्लॉक लेवल पर ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी इसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यही नहीं, लिव इन रिलेशन को खत्म करना हो या फिर तलाक लेना हो, उसकी जानकारी भी इसी यूसीसी के पोर्टल पर रजिस्टर करनी होगी। ये सारे काम ब्लॉक लेवल पर होंगे। इसके लिए बीडीओ को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। एक तो यूसीसी के बाद ये चीज अपने आप में एक बड़ा कदम होगा कि हम लोग अपने जो हमारे व्यक्तिगत अधिकार हैं उनको एक लीगलाइज फॉर्म में एक डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल देंगे। ये सभी जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वहां पर इस तरीके के कानून बने हैं और वो हमको करना भी चाहिए। 33 महीने पहले शुरू हुई यूसीसी की कवायद आखिरी चरण में पहुंच गई है। 26 जनवरी को यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा और इसके साथ ही उत्तराखंड के नाम ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार की बहादुराबाद थाना पुलिस ने 3 गायों को गौ तस्करों के चंगुल से आजाद कराया। कार्रवाई में पुलिस 2 गौ तस्करों को भी गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी छोटा हाथी वाहन में त्रिपाल से ढककर गायों को रस्सी से बांध कर ले जा रहे थे। पुलिस के रोकने पर आरोपियों ने वाहन को जंगल की ओर दौड़ा दिया। पीछा करने पर पुलिस ने गाड़ी को घेर लिया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी जसवीर और नसीम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके अन्य साथी भागने में कामयाब हो गए। हरिद्वार के लक्सर कोतवाली क्षेत्र में कुआंखेड़ा गांव में 2 पक्षों में झड़प हो गई। झड़प में एक पक्ष के कई लोगों ने दूसरे के घर में घुसकर फायरिंग कर दी और लाठी डंडों से लोगों को पीटा है। हिंसक झड़प में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि गांव के 2 परिवारों में लंबे वक्त से रंजिश चली आ रही थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तराखंड के किसानों और फल उत्पादकों को प्रमोट करने के लिए उद्यान विभाग ने अलग अलग किस्म के पौधे जो कि किसानों को सप्लाई किए हैं। उसमें गड़बड़ी की शिकायतें आने के बाद विभाग अब उलझ गया है। पौधे प्राइवेट नर्सरी से लिए जाते हैं जो कि किसानों को बांटे जाते हैं। अब इसी पर सबसे बड़ा सवाल है। हाल ही में रुद्रप्रयाग जिले में जब नींबू के पौधों में नींबू की जगह जम्भीरी यानी कि एक तरह की नींबू फैमिली का लेकिन घटिया फल मिलने की शिकायत आई तो उद्यान विभाग के कान खड़े हो गए। आनन फानन में मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित नर्सरी पर एक्शन लेने के आदेश दिए, जिसमें नर्सरी को ब्लैकलिस्ट करना भी शामिल था। लेकिन कुछ ही घंटे बाद उद्यान विभाग ने उसी नर्सरी से पौधों की सप्लाई का कामकाज शुरू कर दिया। नाराज मंत्री के आदेश पर नर्सरी पर एक बार फिर नकेल कसी गई तो तमतमाए नर्सरी मालिक ने बदले में विभाग पर ही आरोप जड़ दिए। जैसे ही संज्ञान में मामला लिया गया उन्होंने तुरंत उसको निरस्त कर दिया और साथ ही ये भी कह दिया है कि सभी जिले के अधिकारियों से कह दिया है कि कोई भी इस नर्सरी से पौध नहीं खरीदेगा और जांच के बाद जो होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और निश्चित ही पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि उस नर्सरी को तो हम निश्चित ही ब्लैकलिस्ट करेंगे, क्योंकि जिसकी वजह से किसान को नुकसान हुआ है। भाई मंत्री जी, हमारे यहाँ कहावत है कि अगर हम देवी को माँ को बकरा भी चढ़ाते हैं तो उसके ऊपर पानी डालते हैं, मंजूर कराते हैं। तो अगर हमारे नर्सरी के खिलाफ कोई बात थी तो कम से कम एक बार मुझे मौका तो देते पूछने के लिए। मेरे पास तो अभी तक कोई पत्र नहीं है जिसमें मुझे बताया गया हो कि आपके खिलाफ ये आरोप है। लगाइए ना। जब मैं नींबू की पौध दे रहा हूँ, आपकी सत्यापित पौध दे रहा हूँ और वहां भी नींबू की पौध पहुंचती है रुद्रप्रयाग में, तो वो कैसे जामरी बन गई? और मैंने तो किसी किसान को दी नहीं, मैंने तो उद्यान विभाग को दी है। तो उद्यान विभाग के जो अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए कि वो ऐसा षड्यंत्र क्यों और किस मंतव्य से रचा है। ये एक बहुत बड़ा घालमेल है। इस मसले में आप गहराई तक जाओगे तो बहुत कुछ खुलेगा। गौरतलब है कि पहले भी अलग अलग प्राइवेट नर्सरियों से सप्लाई हुए सेब, कीवी के पौधों की घटिया क्वालिटी के मामले में सीबीआई जांच चल रही है। तो साज की वजह क्या है? भ्रष्टाचार,
अगर डायरेक्टर माननीय मंत्री के आदेशों की अवहेलना कर उन नर्सरीज को निर्देशित कर रहे हैं कि आप इसको चालू रखें, जो नीलामी जो टेंडर हुए हैं, जो आवंटन किया गया है उसको जारी रखें, उसके बावजूद माननीय मंत्री जी कहते हैं कि इसको निरस्त करिए, लेकिन उसके बावजूद होता नहीं है, तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ तो काला है और कुछ न तो मिली भगत है या कुछ कहिए भ्रष्टाचार है। दरअसल केंद्र सरकार उत्तराखंड और हिमाचल जैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट में बागवानी को प्रमोट और फंड कर रही है। किसानों को पौधे सप्लाई करने के लिए उद्यान विभाग के पास अपनी बड़ी नर्सरी नहीं है, लिहाजा प्राइवेट नर्सरियों से सप्लाई आती है। इस सब के बीच क्वालिटी चेक होता नहीं और पौधों से अच्छे फल निकलने की जगह कथित घपले निकल आते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।